फ्रेंड्स, नव वर्ष मंगलमय हो। बहुत सारी खुशियाँ 2022 लाए आप लोगों के लिए और आप अपने जो सफलता का दर है उसको बनाए रखें और बढ़ा दें, दुगुना तिगुना रफ्तार से अपनी सफलताओं को आगे बढ़ाते चलें। और उस सफलता की कड़ी में हम आपसे जुड़ कर आपका सहयोग करना चाहते हैं ताकि आप अधिक से अधिक अपने तथ्यों के साथ बने रहें, अपने फैक्ट्स के साथ एसोसिएट होकर के उसमें कॉन्फिडेंस जो लेवल है उसको जनरेट करते रहें। हम कुछ प्रश्नों के साथ आपके साथ आए हैं, आइए उन प्रश्नों पर विचार करते हैं। यह समान ज्ञान से जुड़ा हुआ तथ्य है, इसलिए इस पर विचार करते हैं जो आपके लिए कुछ लाभदायक हो सकता है। चलिए, प्रथम प्रश्न है कि कृषि कार्य का प्रथम साक्ष्य मिला है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। The first evidence of agriculture activities is found. आपका सही आंसर होगा नव पाषाण काल, Neolithic age. In the Neolithic age, first agricultural activities is found in Mehergarh. मेहरगढ़ में जो है मिला है और वह बहुत ये साइट से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट। यहाँ पर जो है हमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के कुछ इंफॉर्मेशंस मिले। पूरा पाषाण काल के बारे में, पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल आता है, नव पाषाण के बाद ताम्र पाषाण काल आता है। ये इसका सीरीज है, क्रम है। और ताम्र पाषाण काल के बाद कांस्य युगीन सभ्यता ब्रॉन्ज एज आ जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से इसका बना हुआ है। पूरा पाषाण काल ही वह पीरियड है। इस पीरियड में पूरा पाषाण काल में आप देखते हैं फायर का डिस्कवर्ड हो जाता है, व्हील का डिस्कवर्ड हो जाता है, कुछ ऐसे से कुछ इनोवेटिव अप्रोच हो जाते हैं। लोग जो थे इस काल में केव पेंटिंग का भी आपको साक्ष्य मिलता है कहीं कहीं से। ये चीज याद रखिए, पूरा पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल में मैक्रोलिथ्स जो स्टोन्स जो यूज करते थे अपने क्या कहते हैं हंटिंग के लिए, तरह तरह का इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे। और वो जो है उस यह जो है मैक्रोलिथ्स का इस समय में आकर प्रयोग देखते हैं, जो कि 2 to 3 या कभी कभी 4 इंच का होता था। 4 इंच का ये होता था। ये स्टोन से बने होते हैं। नवपाषाण में आकर के डोमेस्टिकेशन तो शुरू ही हो गया, एग्रीकल्चर भी शुरू हो रहा है। ताम्रपाषाण भी हो गया। कांस्य युगीन सभ्यता से जुड़ा है नवपाषाण युग, हड़प्पा युग, वैदिक काल, बुद्ध काल। कांस्य युगीन सभ्यता आपका सही आंसर होगा बी। हड़प्पा काल बोलिए या सिंधु घाटी की सभ्यता को बोलिए, इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसलिए कि इसमें यानी ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। कांस्य युगीन मीन्स ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज मीन्स क्या होता है? इस एज में कॉपर प्लस स्टीम इन दोनों को मिला करके जो धातु तैयार किया जाता था, जो मेटल बनाता है, वह शिकाशा कहते थे। इसलिए शिकाश युगीन हम सभ्यता के नाम से जानते हैं। वह हड़प्पा है, याद रखेंगे। हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा अवस्थित था। हड़प्पा वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर। कौन सा, कहाँ था? रावी, सिंधु, सतलज, ब्यास। आपका सही आंसर होगा रावी। रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य मिला है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, घोड़े से पूर्णतः परिचित थे ताम्र पाषाण काल में, कांस्य काल में, वैदिक काल में, इनमें से कोई नहीं। घोड़े से पूर्णतः परिचित थे। आपका सही आंसर होगा सी। वैदिक कालीन लोग घोड़े से पूर्णतः परिचित थे। कांस्य काल में मीन्स हड़प्पा काल। अगर कांस्यकालीन बात कहा जाए तो हमें समझ लेना चाहिए हड़प्पा की बात है, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की बात हो रही है। सिंधु सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन, ठीक है ना। तो घोड़े से तो पूर्णतः जो वैदिक काल के लोग थे वो घोड़े से परिचित थे, इस बात का साक्ष्य है। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है, वी डोंट गेट मच इंफॉर्मेशन अबाउट द horse. So, but in Vedic period, we have sufficient evidence. There are many information about the using of the horse in various activities. ऋग्वैदिक कालीन द्वितीय प्रमुख देवता थे। Second important god in the Rigved period was पुरंदर, अग्नि, पूषण, रुद्र।
आपका सही आंसर होगा अग्नि। द फेमस गॉड इन द वैदिक पीरियड वॉज पुरंदर। फर्स्ट पुरंदर जो थे पहले देवता में आते थे। सेकेंड अग्नि। देयर आर सो मेनी mantras is related with the agnis. पूषण, पूषण पशु के देवता थे, पशु एनिमल के देवता पूषण थे। रुद्र अनारी के देवता थे, आर्य लोगों के नहीं थे ये, अनार्य लोगों के देवता थे, उनके देवता थे रुद्र। ऋग वैदिक कालीन में आर्य और अनार्य, आर्य हो गए जो बाहर के लोग थे वो आर्य कहलाए, अनार्य हो गए जो यहाँ के मूल निवासी थे अनार्य, उन्हीं को हरा करके ये बाद में आर्य पूरी संस्कृति को बना ली, इसलिए हम लोग आर्य संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो आर्य लोग, आर्य का अर्थ ही होता है सभी, ये भी याद रखें, कभी कभी पूछ देता है। प्रथम नगरीकरण का साक्ष्य मिलता है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ अर्बनाइजेशन इज हड़प्पा काल, वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल। आपका सही आंसर होगा ए। हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है या प्रथम जो है फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में हम देख सकते हैं। जो हमारा जो हिस्टोरिकल जो एविडेंस मिलता है उसमें किस तरह से जो टाउन प्लानिंग वहाँ किया गया था हड़प्पा काल में। हड़प्पा का जो टाउन प्लानिंग था वॉज सो ब्यूटिफुल, इवन वी कैन नॉट इमेज अबाउट इट। हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, इतना ब्यूटीफुली उस समय में वो लोग किए हुए थे। तो ये सारे कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में भारत से संबंधित हड़प्पाई स्थल है। प्रेजेंटली द हड़प्पन साइट्स आर इन इंडिया। बानावली, कालीबंगा, आलमगीरपुर और राखीगढ़ी सभी हड़प्पन साइट्स आर। ये आपका सही आंसर होगा डी। ये बानावली हरियाणा में है, हरियाणा में है। कालीबंगा जो आप देखते हैं यह राजस्थान में है, राजस्थान में है, ये ध्यान रखेंगे। आलमगीरपुर यूपी में आता है, आलमगीरपुर। और राखीगढ़ी जो है वह है हरियाणा में है। और इन सब में जो राखीगढ़ी है, भारत में जो अभी पुरातत्ववेताओं ने जो खोज किया हड़प्पाई स्थल्स का, द सेकेंड लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, जो हड़प्पन साइट्स का सेकेंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट जो लार्जेस्ट है इंडिया में वह धोलावीरा है, धोलावीरा याद रखेंगे, धोलावीरा इज द फर्स्ट। और अगर हम बात करें हड़प्पन साइट का, सबसे लार्जेस्ट साइट्स जो हड़प्पा का जो हमें मिलता है उसमें जो सबसे बड़ा मिला है वह मोहनजोदड़ो का मिला है। इसके बाद जो सेकंड है वह हड़प्पा है। और ये सभी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, ऑल दीज हड़प्पन साइट्स आर नाउ इन पाकिस्तान। ये सभी पाकिस्तान में है। ऑल दीज बानावली, कालीबंगा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी एंड सो ऑन, देयर आर मोर or sites are, all these are in India. Presently we are talking about these things. So these are the important facts about this. दसराग युद्ध लड़ा गया। दसराग युद्ध, war was fought on the bank of, किस नदी के किनारे दसराग युद्ध लड़ा गया था? दसराग युद्ध was fought in the bank of the river, on the bank of the river नंबर 1 रावी, सतलज, ब्यास, झेलम। आपका सही आंसर होगा रावी। रावी नदी के किनारे दसराग युद्ध होता है। और रावी को जो है ऋग्वेदिक जो पीरियड है, ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख आया है। और इसके बाद वहाँ पर दसराग युद्ध ये हुआ। इसके बाद ये झेलम, और इनका कुछ ऋग्वेद में अलग अलग नाम है। झेलम का नाम वितिस्ता है ऋग्वेद में, ब्यास का नाम विपाशा है, सतलज का शतद्रु है, और रावी का पुरुषनी है, पुरुषनी नदी याद रखिएगा। पुरुषनी का उल्लेख आया रावी नदी में दसराग युद्ध हुआ। ये दसराग युद्ध क्या था? तो 5 आर्य थे,
5 आरी और 5 अनाड़ी के बीच का ये युद्ध है, 5 अनाड़ी के बीच का युद्ध है। इन युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है। लोहे का प्रयोग पहली बार शुरू हुआ। फर्स्ट यूज ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड कहाँ? ऋग्वेद, उत्तर वैदिक का, बुद्ध काल, सभी। फर्स्ट आयरन यूज। योर आंसर इज बी, उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम लोहे का लोग प्रयोग कर लिए कि यानी कि आप अगर 800 बीसी के बाद 800 बीसी से जब आगे बढ़ेंगे तो आपको इसका जो है लोहे का प्रयोग देखने को मिलता है। वैसे मैं बता दूं यहाँ पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द टाइम पीरियड ऑफ वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड इज 1015 to 1000 BC. This is the period of Vedic period. Later Vedic period is 100,000 BC to 600 BC. और बुद्धा पीरियड इज 600 BC ऑनवर्ड। अगर 600 BC के बाद का जो बात आप करेंगे तो ये बुद्ध का पीरियड होगा। तो इस पीरियड को भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋग्वेद काल की प्रमुख नदियाँ थी। ऋग्वेद काल की प्रमुख नदियाँ थी सिंधु, सरस्वती, यमुना और गंगा। आपका सही आंसर होगा सिंधु। ऋग्वेद काल में, ऋग्वैदिक पीरियड 25 rivers name was mentioned in the ऋग्वेद। ऋग्वेद में 25 रिवर के नेम का मेंशन किया गया और उसमें कई को बार जो है सिंधु नदी का जो डिस्कशन किया, जिक्र आया। लेटर ऑन सरस्वती नदी का भी जिक्र है, सरस्वती। और इस सरस्वती को नदी तमा कहा गया। नदी तमा, नदी तमा का होता है नदियों में जो उत्तम हो, नदी तमा। ऋग्वेद पीरियड में सरस्वती को नदी तमा कहा गया। नदी तमा मीन्स द रिवर इज मोस्ट ब्यूटीफुल, a river is the most important river। वह उसको नदी तमा यानी कि वह सरस्वती था। गंगा का उल्लेख एक बार, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार, वंस टाइम इसका जो है, वन टाइम जो है इसका उल्लेख हम देखते, वन टाइम। और यमुना का जो है 3 टाइम, और यमुना का जो है 3 टाइम्स जो है ये उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। इस तरह से ऋग्वेद में जो है सबसे जो प्रमुख नदियां वह सिंधु नदी को ही बताया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन, फ्रेंच, हिब्रू और अंग्रेजी। आपका सही आंसर होगा सी, यानी कि हिब्रू भाषा से एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का, बोलिविया का, कोलंबिया का, सभी। आपका सही आंसर ए होगा, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड, तिब्बत का जो पठार है। सागर माथा क्या है? पठार, मैदान, महासागर, इनमें से कोई नहीं। सागर माथा क्या है? आपका सही आंसर होगा डी। सागर माथा जो है वह क्या है? सागर माथा जो माउंट एवरेस्ट हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसको सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की मीन्स यह पहाड़, यह जो है, अगर यहाँ पर ऑप्शन मेरा पहाड़ पर्वत रहता, माउंटेन रहता तो चलता है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को सिलेक्ट किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महावेली गंगा बहती है। महावेली गंगा फ्लोज, महावेली गंगा बहती है, महावेली गंगा फ्लोज। नेपाल, भारत, भूटान, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर डी होगा, यानी कि महावेली गंगा जो है इनमें से कहीं नहीं बहती है, ना तो नेपाल में बहती है, ना तो भारत में, ना तो भूटान में।
यह श्रीलंका में बहती है, याद रखेंगे। श्रीलंका में इट फ्लोज इन द श्रीलंका। महावेली गंगा फ्लोज इन श्रीलंका। कालाहारी मरुस्थल का संबंध है। कालाहारी डेजर्ट इज रिलेटेड विद अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप। कालाहारी डेजर्ट इज रिलेटेड विद, आपका सही आंसर जो हो गया, योर करेक्ट आंसर इज अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल इज इन अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ओके, नेक्स्ट इज अंटार्कटिका से संबंधित है। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती, सभी। आपका सही आंसर डी होगा, सभी। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती, ऑल दीज आर द रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका एस्टैब्लिश्ड बाय द भारत, यानी इंडिया, एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडिया। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती, फॉर द फर्स्ट टाइम दक्षिण, with the name of the Dakshin Gangotri, this center was established in Antarctica. Latest center established by the India is Bharati in Antarctica. All these are the research institute. Research not institute, is a research place in Antarctica region. चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टकला मकान क्या है? टकला मकान क्या है? What is टकला मकान? मरुस्थल, विशाल मैदान, मकान, मैदान, पठार। टकला मकान क्या? व्हाट इज टकला मकान? डिजर्ट, ग्रेट प्लेन, ग्रेट बिल्डिंग, प्लेन और प्लेटू। आपका सही आंसर होगा मरुस्थल। ये टकला मकान जो है, यह मरुस्थल का नाम है जो चीन के सिकियांग प्रांत में है। चीन के सिकियांग प्रांत में, सिकियांग प्रांत में है, चीन के सिकियांग प्रांत में है ये, याद रखेंगे। टकला मकान। गुरु शिखर का संबंध है चोटी, स्थल, कहानी, नदी। रिलेशन ऑफ गुरु शिखर इज पिक, प्लेस, स्टोरी, रिवर। गुरु शिखर का संबंध, आपका सही आंसर होगा चोटी। गुरु शिखर जो है पिक है अरावली का। अरावली जो हिल है, अरावली हिल का, माउंटेन का जो है गुरु शिखर जो है एक पिक है जो माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में स्थित है, याद रखेंगे। माउंट आबू, राजस्थान, गुरु शिखर यह एक पिक है। कुमायूं हिमालय अवस्थित है। कुमायूं हिमालय इज सिचुएटेड। सिंधु और सतलज, सतलज और काली, काली और तिस्ता, तिस्ता और दिहांग। कुमायूं हिमालय अवस्थित है। कुमायूं हिमालय इज सिचुएटेड ऑन सिंधु, सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग। आपका सही आंसर होगा बी, यानी सतलज और काली। यह रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय है, इसे याद रखेंगे। फर्स्ट रीजनल डिवीजन, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, याद रखेंगे। सिंधु और जो काली है इसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली यह कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली और तिस्ता नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तिस्ता और दिहांग असम हिमालय, इसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं, इसे याद रखेंगे। दिस इज। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज, द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज अनाईमुदी, दूधा बेटा, महेंद्रगिरी, डी, बी और सी। आपका सही आंसर होगा ए, याद रखेंगे। अनाईमुदी
जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और अन्नामलाई जो पर्वत है उस पर्वत की यह चोटी है। अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत की चोटी है। दोदा बेटा जो है ये भी दक्षिण भारत की ही जो है चोटी है, दक्षिण भारत में ये स्थित है, इसे भी याद रखेंगे दोदा बेटा जो है। और यह भी है, लेकिन सबसे बड़ी चोटी जो है वह कौन सा, अन्नाईमुदी है। यह दूसरी सबसे बड़ी चोटी दोदा बेटा के नाम से हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत का देशांतर विस्तार है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट्स वेस्ट, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट साउथ। आपका सही आंसर होगा ए, 68 डिग्री 7 मिनट से 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, वेस्ट नहीं, अगर वेस्ट दे दे तो गलत हो जाएगा, ईस्ट याद रखेंगे जो है हमारा लॉन्ग, यह जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया है। नीचे में यह जो ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट्स, ये जो आप देखते हैं ये तो लैटिट्यूडनल है, आइए ये लॉन्ग, अच्छा ये तो लॉन्गिट्यूडनल है और ये है लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन EXTE एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। देशांतर जो है लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ये लैटिट्यूडनल, यानी ये देशांतर हो गया, इसे अक्षांश बोलते हैं, ये अक्षांशीय विस्तार, दिस इज लैटिट्यूडनल, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, longitudinal division this or latitudinal division is this, always keep in remember these things ki in is north, in actually India is northern hemisphere, so write about north, not south. This extension will be the southern hemisphere, this will be the northern hemisphere, so this is your answer. Chunki India is situated in the northern hemisphere, so this answer is latitudinal extension of the India is correct option this, or longitudinal is correct answer this in the east. Okay, धन्यवाद मित्रों, आपने जो इस तरह से हमारे साथ समय दिया। आज नववर्ष का जो प्रथम दिन है, इसमें आपने मेरे साथ में कुछ अपना जो है रिवीजन किया, अच्छा से डिस्कशन हम लोग किए, इन चीज़ों को याद करने का कोशिश की।